अब दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। कल पीएम नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे, जिसमें नए लुक के साथ कर्तव्य पथ भी शामिल होगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी शामिल है। नेताजी की मूर्ति से लेकर राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाली करीब 3 किलोमीटर की सड़क कर्तव्य पथ के नाम से जानी जाएगी। उद्घाटन से पहले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। इंडिया गेट का पूरा इलाका पतला पतला दिखाई दे रहा है। दिल्ली में नीतीश कुमार का मिशन 2024 तीसरे दिन भी जारी रहा। बिहार के सीएम ने आज एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात की और आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा की। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी को जनता से कोई मतलब नहीं है। उधर बीजेपी ने भी नीतीश पर हमला किया और कहा कि किसी को सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। आज नीतीश की दिल्ली यात्रा का अंतिम दिन है, लेकिन उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से मिलने जल्दी ही फिर दिल्ली आएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। केजरीवाल के खिलाफ 25,93,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने की शिकायत की गई है। ये शिकायत लोकायुक्त से होते हुए उपराज्यपाल के पास भेजी गई थी। आरोप है कि दिल्ली के सीएम ने 3 प्लॉट करीब 4.5 करोड़ रुपए में बेचे और कागजों पर इनकी कीमत मात्र 72,72,000 रुपए दिखाए। उधर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एलजी के लीगल नोटिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। मोदी कैबिनेट ने पीएम श्री योजना और पीएम गति शक्ति से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। पीएम श्री योजना के तहत 14,000 से ज्यादा केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को मजबूत बनाते हुए पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में करीब 20 लाख छात्र पढ़ाई करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की जमीन के ज्यादा लंबे समय तक के लिए पट्टे पर नीति को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पुलिस स्टेशन में जमकर हंगामा किया। वो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंची थी। नवनीत ने आरोप लगाया कि लव जिहाद के मामले की शिकायत के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी को फोन किया था और उसने उनका फोन रिकॉर्ड कर लिया। इसी बात से वो नाराज हो गई। उन्होंने गुस्से में अफसर से पूछा, रिकॉर्डिंग का हक किसने दिया? हरियाणा के हिसार में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल ने सोनाली फोगाट केस की जांच सीबीआई से कराने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा और गोवा में बीजेपी की सरकार है, फिर सीबीआई जांच की सिफारिश में क्या परेशानी है। उधर सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने एक बार फिर गोवा पुलिस की जाँच पर सवाल खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को 24 घंटे के भीतर लगातार दूसरी बार बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकी मारे गए हैं। दरअसल कल के एनकाउंटर के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मंगलवार को भी अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया था। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात की, लेकिन उज्जैन में हुए बवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने आज तक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अच्छा होता अगर दोनों सितारे महाकाल के दर्शन करते। उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से रणबीर और आलिया को महाकाल मंदिर के बाहर से ही लौटना पड़ा था। इस बीच उज्जैन में हुए बवाल को लेकर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में इस बार भी दिवाली बिना पटाखों वाली होगी। दिल्ली सरकार ने अगले साल 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ये प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू होगी। पाबंदियों को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। हमारे देश में राजनीतिक यात्राओं का एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। किसी भी बड़े नेता या पार्टी को अगर किसी खास मुद्दे पर जनता का समर्थन चाहिए होता है, उसे वोट चाहिए होती हैं, या वो उस मुद्दे को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है, तो वो अक्सर भारत यात्रा पर या फिर अपने राज्य की यात्रा पर निकल पड़ता है। ये राजनीतिक यात्राएं अक्सर वो पार्टियां और नेता निकालते हैं जो सत्ता से बाहर हो चुके होते हैं, यानी विपक्षी नेताओं का ये मनपसंद हथियार होता है और वो इन यात्राओं के जरिए वोट पाना चाहते हैं। महात्मा गांधी की पदयात्राओं से लेकर राहुल गांधी के एयर कंडीशनड रोड शोज तक राजनीतिक यात्राओं ने हमारे देश में एक लंबा सफर तय किया है। राहुल गांधी ने भी आज से अपनी एक नई यात्रा शुरू की है जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। और आज के इस विशेषण की प्रेरणा भी
हमें राहुल गांधी से ही मिली है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज हमारा जो पूरा विश्लेषण होगा वो सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं होगा, बल्कि यात्रा पॉलिटिक्स पर होगा। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर से आई हैं। ये वही जगह है जहां 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक चुनावी यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई थी। और शायद यही वजह है कि अब उनके पुत्र राहुल गांधी ने भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने से पहले यहां आकर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। तो वो भी अपनी यात्रा की शुरुआत करने से पहले इसी जगह पर आए और उन्होंने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। तो इन तस्वीरों का एक बहुत बड़ा महत्व है। कांग्रेस और गांधी परिवार के इतिहास में श्री पेरम्बदूर नाम की यह जगह दो वजहों से बहुत अहम है। पहली वजह तो यह है कि यहां चुनावी यात्रा के दौरान राजीव गांधी की हत्या हुई थी, और दूसरी वजह यह कि श्री पेरम्बदूर की इसी घटना के बाद 1991 के लोकसभा चुनाव में लोगों का मूड बिल्कुल बदल गया था। और ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी की हत्या के बाद देश के लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ झुक गए थे, और इसके बाद जिन भी राज्यों में वोटिंग हुई, उनकी हत्या के बाद जिन भी राज्यों में वोटिंग हुई थी चुनावों में, वहां कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली थी। और आज भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं। आज राहुल गांधी लोकसभा में अपनी पार्टी का वैसा ही प्रदर्शन दोहराना चाहते हैं जैसा उस जमाने में हुआ था, और शायद ये भी बताना चाहते हैं लोगों को कि जिस तरह उनके पिता ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए ये चुनावी यात्रा की, ठीक उसी तरह अब वो भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आज आपको सब कुछ बता देंगी। पुरानी तस्वीरें हैं जो राहुल गांधी के पिता की हैं, राजीव गांधी की। उन्होंने भी इसी तरह से अपनी यात्रा शुरू की थी। चुनावी यात्रा थी और पूरे भारत की यात्रा पर तब वो निकले हुए थे। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो चेन्नई के गांधी मंडपम की है। श्री पेरम्बदूर के पास आज राहुल गांधी इसी जगह पर आए जहां तमिलनाडु, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा थमाकर इस पदयात्रा को शुरू करने के लिए कहा। बड़ी बात यह है कि चेन्नई का गांधी मंडपम वही स्थान है जहां महात्मा गांधी की अस्थियां रखी गई थी, और वर्ष 1956 में यहां उनके नाम से गांधी मेमोरियल भी बनाया गया था। वैसे इस स्थान का एक और महत्व है, और वो ये कि यहां 3 सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का मिलन होता है, जिसे इन तीनों का संगम क्षेत्र भी माना जाता है। कांग्रेस ने इस यात्रा की शुरुआत आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी से की है, और इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी भी चल रहे थे। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई पद यात्रा है, बल्कि आपको ये यात्रा एक रोड शो जैसी नजर आएगी। लेकिन क्योंकि पदयात्रा जैसे शब्दों में वजन बहुत होता है, उनकी गंभीरता बहुत होती है, उनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी रही है, और ऐसे शब्द सुनकर आजादी के आंदोलन के दौरान हुई पदयात्राओं की याद ताजा हो जाती है। इसलिए आज भी राजनीतिक दल ऐसे मॉडर्न रोड शोज को पदयात्रा कहना ही पसंद करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये एक रोड शो है, और इसे आप कुछ बातों से समझ भी सकते हैं। तो एक तो बड़ी बात आज आपको जो समझाएंगे वो ये कि हमारे देश में ये सब कुछ पदयात्राओं से शुरू हुआ था जब महात्मा गांधी ने पदयात्राएं शुरू की थी, और वो पदयात्राएं अब रोड शोज तक पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए विशेष रूप से 60 कंटेनर्स तैयार किए गए हैं, और इन सभी कंटेनर्स में एयर कंडीशनर्स की सुविधा होगी, ताकि अगर राहुल गांधी और दूसरे बड़े बड़े नेता पदयात्रा करते हुए थक भी जाएं तो वो इन कंटेनर्स में आराम कर सकें, और ये एयर कंडीशनर्स उन्हें गर्मी से बचा सकेंगे। तो ये सभी कंटेनर्स 60 ट्रकों पर फिट किए गए हैं, और हर एक कंटेनर में 2 लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी। यानी कुल मिलाकर 120 लोग इन कंटेनर्स में रह सकेंगे। आपने देखा होगा जब हमारे देश में बड़े बड़े फिल्मी कलाकार शूटिंग कर रहे होते हैं तो उनके लिए भी ऐसे ही कंटेनर्स तैयार किए जाते हैं, उनके लिए बसें तैयार की जाती हैं जिन्हें वैनिटी वैन कहते हैं। इसके अलावा इनमें कैंपिंग के लिए टेंट्स और दूसरा सामान भी रखा गया है, ताकि पदयात्रा के दौरान पार्टी तय स्थानों पर रैलियां और जनसंपर्क अभियान आयोजित कर सके। तो ये एक तरीके से एयर कंडीशन्ड पदयात्रा होगी,
जिसमें राहुल गांधी के लिए और बड़े बड़े नेताओं के लिए एयर कंडीशनड एक तरीके से कमरे जो हैं वो तैयार रखे गए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी प्रतिदिन कम से कम 22 से 23 किलोमीटर पैदल चलेंगे और ये पदयात्रा हर रोज 2 चरणों में पूरी की जाएगी। इसके अलावा ये पूरी यात्रा 3570 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें कुल मिलाकर 12 राज्यों और 20 बड़े शहरों को कवर किया जाएगा। और इस पदयात्रा में कांग्रेस के 16 बड़े नेता सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे और लगभग 150 दिनों के बाद यह पदयात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाकर समाप्त होगी। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का पूरा प्लान है। कन्याकुमारी से राहुल गांधी चलेंगे और वो कश्मीर तक जाएंगे। इस पदयात्रा में शामिल होने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में कांग्रेस के वो 120 नेता और कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी के साथ इस पूरी यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे। दूसरी श्रेणी में अतिथि के तौर पर यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं को रखा गया है, जिसमें कांग्रेस के ग्रुप 23 या जिसे आप G23 कहते हैं उसके नेता भी हो सकते हैं। तीसरी श्रेणी में स्थानीय नेता और एक कार्यकर्ता होंगे और चौथी श्रेणी में स्वयं सेवक यात्रियों की श्रेणी ये होगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस पदयात्रा में जो लोग कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएंगे उनमें 30% महिलाएं होंगी और पदयात्रा में शामिल लोगों की औसत उम्र भी 38 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी, यानी ये युवाओं की पदयात्रा है। हालांकि इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी की अपनी उम्र ही 52 साल है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को युवा ही कहते हैं। अब जल्दी से आपको इस यात्रा का रूट भी बता देते हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह पदयात्रा केरल के 3 शहरों तक जाएगी। इसके बाद कर्नाटक के मैसूर, बेल्लारी और रायचूर होते हुए तेलंगाना के विकाराबाद पहुंचेगी, फिर महाराष्ट्र के नांदेड़ और जलगांव से यह मध्य प्रदेश के इंदौर और फिर राजस्थान के कुछ जिलों तक पहुंचेगी और आखिर में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से ये श्रीनगर तक जाएगी। और इस तरह से इस पदयात्रा में कुल 12 राज्य कवर होंगे। ये वो 12 राज्य हैं जहां लोकसभा की कुल 321 लोकसभा सीटें पड़ती हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इनमें से केवल 37 सीटों पर ही जीत मिली थी। इसलिए आप चाहें तो कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा को उसकी वोट जोड़ो यात्रा भी कह सकते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि उनकी ये पदयात्रा भारत को जोड़ने का काम करेगी और वो महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाएंगे। इसके अलावा इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश भी होंगे, जिनका कहना है कि उन्होंने इस यात्रा के लिए खास तौर पर महंगे और ब्रांडेड जूते खरीदे हैं। और ये सारे बयान आज हम आपको सुनवाएंगे और ये भी देखिएगा कि इस यात्रा को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है। After so many years after independence, we are feeling the need, and not just the Congress party, but millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. What is happening in the country that so many people, millions and millions of people, feel that there is a need to take an action that brings India together. ये राहुल गांधी जी के शब्द हैं। उन्होंने कहा ये मेरे लिए तपस्या के माफिक। तो ये 3570 किलोमीटर पद यात्रा जो करीब 150 दिन लगेंगे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 12 राज्यों से गुजरेगा। 118 कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, 1/3 महिलाएं हैं और औसत आयु 38 है। राहुल गांधी जी भी शामिल हैं। ये पद यात्रा पूरे करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से हमने इसकी कल्पना की थी, जिस मकसद से ये निकल रहा है, हमारे समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, भारत टूट रहा है, जोड़ने की जरूरत है। सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर भारत टूट रहा है, उसको जोड़ने की जरूरत है। 1947 में कांग्रेस ने ये भारत को खंडित किया था। भारत और पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश भी आया। अगर राहुल गांधी का मन में कोई एपोलॉजी है
कि मेरा नाना ने गड़बड़ करके गया था या पंडित नेहरू का समय में जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, अगर उनका मन में रिग्रेट है तो भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए और अखंड भारत के लिए प्रचेष्टा कीजिए अगर आपका मन में कोई रिग्रेट हो पार्टीशन के लिए। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है, जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले, और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है, राहुल जी को फिर अध्यक्ष बनाओ, फिर अध्यक्ष बनाओ। वो कहते हैं मैं नहीं बनूंगा, और बीच में विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो पार्टी से वो कितने जुड़े हैं ये तो आप सभी जानते हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये राहुल गांधी के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी निरंतर 150 दिनों तक सक्रिय राजनीति में रह पाएंगे या नहीं, और अगर रह पाए तो यह पहली बार होगा जब राहुल गांधी 150 दिनों तक नॉन स्टॉप बिना छुट्टी लिए सक्रिय राजनीति में रहेंगे, कैमरों के सामने रहेंगे 5 महीने तक। 150 दिन का मतलब हुआ 5 महीने राहुल गांधी इस यात्रा का हिस्सा बने रहेंगे। और सबसे ज्यादा जो शक है लोगों को वो इसी बात पर है कि क्या राहुल गांधी बिना छुट्टी लिए, बिना विदेश जाए 5 महीने तक इस तरह किसी यात्रा के साथ जुड़े रह सकते हैं। इसलिए ये उनके निरंतर काम करने की भी एक अग्नि परीक्षा होगी, उनकी स्थिरता की भी एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने इतना बड़ा असाइनमेंट हाथ में कभी नहीं लिया है। और उनके सामने जो लोग हैं वो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हों या बीजेपी के जो नेता हों, वो निरंतर काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो छुट्टी कभी नहीं लेते, पूरे हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन काम करते हैं, बिना रुके काम करते हैं। चुनाव के नतीजे आज ही अगर आए होंगे तो अगले दिन से वो दूसरे राज्य के चुनाव प्रचार में निकल पड़ते हैं। और ऐसी पार्टी के सामने राहुल गांधी ने अब अपने आप को सामने खड़ा कर लिया है। इसमें हम यही कहेंगे कि ये जोखिम भरा जो है एक असाइनमेंट उन्होंने लिया है, बहुत जोखिम है इसमें, क्योंकि अगर वो इसे पूरा नहीं कर पाए तो फिर वो एक्सपोज भी हो सकते हैं। हमारे देश में राजनीतिक पदयात्राओं का इतिहास बहुत लंबा रहा है। असल में जब भी कोई पार्टी या कोई नेता चुनावी राजनीति में कमजोर होता है या ये कह लीजिए कि सत्ता से बाहर हो जाता है तो उसे पदयात्राओं की ही याद आती है और वो पदयात्राओं पर निकल पड़ता है। पदयात्रा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो हथियार है ये कभी खाली नहीं जाता, इससे जरूर फायदा ही होता है, क्योंकि ऐसी यात्राओं में नेताओं का जनता से सीधा संवाद होता है और वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों में अपनी पहुंच बना पाते हैं। यानी आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं वैसी पदयात्राएं पहले भी हमारे देश में होती रही हैं, और इनमें कुछ पदयात्राएं तो उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी ने भी की थी। इमरजेंसी हटने के बाद जब वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई थी और यह कहा जाने लगा था कि अब उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने बिहार के बेलछी जाने का फैसला किया था और उस समय बेलछी में भयानक जातीय संघर्ष हुआ था जिसमें 14 लोग मारे गए थे और बेलछी की यात्रा से इंदिरा गांधी को बड़ा फायदा हुआ और फिर वर्ष 1980 में वो फिर से चुनाव जीतकर भारत में सरकार बनाने में कामयाब हो गई और प्रधानमंत्री बन गई। इसी तरह वर्ष 1990 में बीजेपी ने भी राम मंदिर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पदयात्रा की शुरुआत की थी जिसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी उस समय कर रहे थे। यह रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक प्रस्तावित थी, लेकिन उस समय बिहार में इस रथ यात्रा को रोक दिया गया था और इसके पीछे कानून व्यवस्था को वजह बताया गया था। हालांकि इस रथ यात्रा से तब बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी को फायदा हुआ, वो बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे और इस रथ यात्रा में उस समय नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। और इसके बाद फायदा यह हुआ कि बीजेपी ने 1989 के लोकसभा के चुनाव की तुलना में 1991 में 35 सीटें ज्यादा जीती और 120 सीटों के साथ कांग्रेस के बाद बीजेपी देश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई इस यात्रा की बदौलत। इसी तरह की एक और यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी निकाली थी। यह बात है 1983 की,
जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, विपक्ष बहुत कमजोर हो चुका था और उस समय चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक 4260 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा की थी और इस यात्रा के जरिए वो देश के लोगों और उनकी समस्याओं को समझना चाहते थे ताकि वो राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर कांग्रेस को चुनौती दे सके। ये उस जमाने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कांग्रेस की संदेश यात्रा निकाली थी। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती थी और इस यात्रा का मकसद कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना था। इसे इतिहास में राजीव गांधी की रेल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि तब राजीव गांधी यात्रा के दौरान ट्रेन की सेकंड क्लास की बोगी में यात्रा किया करते थे। इसके अलावा 2007 में जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, तब नंदीग्राम की घटना के बाद ममता बनर्जी ने भी सिंगूर से नंदीग्राम तक पैदल यात्रा की थी और इसके 4 वर्ष बाद 2011 में वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गई, यानी ये यात्रा भी खाली नहीं गई। इसी तरह 2013 में चंद्रबाबू नायडू ने भी विपक्ष में रहते हुए 1700 किलोमीटर की यात्रा की और अगले साल 2014 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। फिर आंध्र प्रदेश में 2017 में ही जगन मोहन रेड्डी ने भी 3400 किलोमीटर की यात्रा की थी और 2019 में वो भी मुख्यमंत्री बन गए। यानी आप देखेंगे तो ये राजनीतिक यात्राएं अक्सर वो पार्टियां और नेता निकालते हैं जो सत्ता से बाहर हो चुके होते हैं और उन यात्राओं के जरिए वोटों की रेलगाड़ी में सवार होना चाहते हैं। भारत में पदयात्राओं का इतिहास बड़ा पुराना है। एक जमाने में ऐसी पदयात्राएं धार्मिक कारणों से निकाली जाती थी जिनका आज भी अस्तित्व मौजूद है। आपने भी अपने शहर में, राज्य में ऐसी पदयात्राएं अक्सर देखी होंगी जो धार्मिक होती हैं। जैसे महाराष्ट्र में पंढरपुर की धार्मिक यात्रा होती है, उड़ीसा और गुजरात की रथ यात्रा होती है। श्रावण महीनों में शिव भक्त भी पदयात्रा निकालते हैं और ये पदयात्राएं धार्मिक होती हैं जिनका इतिहास बहुत प्राचीन है। लेकिन राजनीतिक पदयात्राओं की शुरुआत का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी राजनीतिक पदयात्राओं के चीफ आर्किटेक्ट थे। सबसे पहले यह आइडिया उन्हीं को आया। वैसे तो महात्मा गांधी अक्सर पैदल ही चलते थे जिससे आम लोगों से उनका संपर्क बना रहे और भारत के लोगों में स्वतंत्रता के लिए एक जन चेतना भी जागती रहे। महात्मा गांधी की एक ऐसी ही मशहूर पदयात्रा थी दांडी यात्रा, जिसकी शुरुआत उन्होंने साबरमती से की थी। तब उनके साथ सिर्फ 78 स्वयंसेवक थे और जब 386 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई, तब महात्मा गांधी के साथ सैकड़ों लोग जुड़ चुके थे। इस यात्रा का इतना बड़ा असर हुआ कि 1 वर्ष तक पूरे भारत में नमक सत्याग्रह चलता रहा और इसी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की बुनियाद पड़ी। तो पदयात्राएं हुआ करती थी, ये असल में जन जागृति के लिए होती थी और उनका मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ना और ये अहिंसा का सबसे बड़ा उनका मुख्य हथियार था। उनका जो अहिंसा का रास्ता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये पदयात्रा थी। लेकिन आजकल जो पदयात्राएं होती हैं वो पदयात्राएं नहीं हैं, वो रोड शोज हैं जिनमें एसी जैसी तमाम सुविधाएं नेताओं को मिलती हैं जो जमीन पर कम होती हैं और सोशल मीडिया पर ज्यादा होती हैं। और ये यात्राएं एक आधुनिक रोड शो की तरह होती हैं। इसमें पूरी एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, साथ साथ लगातार कैमरे चलते रहते हैं, बड़ी संख्या में पत्रकार आपके साथ चलते हैं और पार्टियां और नेताओं की जो टीम होती हैं वो ये सुनिश्चित करती हैं कि लाइव टेलीकास्ट चलता रहे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया चैनल्स पर, अखबारों में ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। तो जैसा हमने आपको बताया कि राहुल गांधी ने अब ये पदयात्रा, एयर कंडीशनड पदयात्रा शुरू तो कर ली है, लेकिन 5 महीने तक वो इस यात्रा को झेल पाएंगे या नहीं। आधुनिक रोड शो है ये एक तरीके से, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और बीजेपी जो उनके सामने है वो लगातार ये कोशिश करेगी कि इस यात्रा को एक फेल्ड यात्रा जो है साबित कर दिया जाए। अब राहुल गांधी का, जैसे हमने कहा, ये उनकी अग्नि परीक्षा है कि वो कैसे लोगों को ये कन्विंस करेंगे कि वो 5 महीने तक लगातार बिना छुट्टी लिए कोई पद यात्रा कर सकते हैं या किसी भी तरह की यात्रा कर सकते हैं या फुल टाइम पॉलिटिक्स भी वो 5 महीने तक कर सकते हैं। ये देश पहली बार देखने वाला है। आपने कभी सोचा है दुनिया में सबसे बड़ा मानव निर्मित खतरा कौन सा है?
एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और डॉक्टर की सलाह के बिना मनमाने तरीके से एंटीबायोटिक दवाएं लेना आज के जमाने में आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे सुपर बग्स बनते हैं जिनके संक्रमण का कोई इलाज नहीं होता। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एंटीबायोटिक दवाओं पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में, जिसमें यह लिखा है कि भारत के लोग भेल पूड़ी और चाट की तरह एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं। बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं और शायद वो ये सोचते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं से वो एक दिन में ही ठीक हो जाएंगे, शाम तक ठीक हो जाएंगे और अगले दिन काम पर चलने लगेंगे। इस विश्लेषण के आज 2 अध्याय होंगे। पहला, द लैंसेट के रिसर्च में क्या लिखा है, और दूसरा, जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं लेना कितना खतरनाक है और क्यों इतना खतरनाक है। शुरुआत करते हैं इस स्टडी के मुख्य बिंदुओं से। भारत के लोग एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से बैक्टीरियाज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। मतलब जो बैक्टीरियाज को मारने के लिए दवाएं ये बनी हैं, उन बैक्टीरियाज को अब इन दवाओं की आदत पड़ चुकी है और अब वो ऐसी दवाओं से मरते नहीं हैं। आपको बता दें कि एंटीबायोटिक्स दवाएं बैक्टीरियाज को मारकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करती हैं, लेकिन अब बैक्टीरियाज इनसे डरते ही नहीं है क्योंकि अब हर रोज ही उनका इनसे सामना हो रहा है, तो अब आदत सी पड़ गई है बैक्टीरियाज को। कोरोना काल में भारत के लोगों ने मनमाने ढंग से एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किया। कोरोना काल में एजिथ्रोमाइसिन नाम की एक एंटीबायोटिक दवा को लोगों ने सबसे ज्यादा लिया है। एजिथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है जो कई बीमारियों के इलाज में काम आती है और यह दवा खास तौर पर गले और फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। इसलिए कोरोना के समय में लोग सबसे ज्यादा इसी दवा को खा रहे थे क्योंकि कोरोना के बारे में कहा जाता था कि वो सबसे ज्यादा आपके गले और फेफड़ों को ही पकड़ता है, तो लोगों ने दिल खोलकर यह दवाई खाई। लेकिन ऐसा करना गलत था क्योंकि एंटीबायोटिक्स का असर वायरस पर नहीं होता और कोरोना वायरस की वजह से होता है, यानी बैक्टीरिया की दवाई वायरस को मारने के लिए खा रहे थे। आमतौर पर एंटीबायोटिक्स तब दी जाती हैं जब शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पूरी तरह पुष्टि हो जाए और इसके लिए मेडिकल जांच करवाना या डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसी रिपोर्ट में एक और खतरनाक बात मिली। भारत में ली गई 44% ब्रांडेड एंटीबायोटिक्स ऐसी थीं जिन्हें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी जो हमारी केंद्रीय एजेंसी है इन्हें पास करने वाली, उसने मान्यता ही नहीं दी थी। भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के 1098 अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं और 10,100 ब्रांड्स हैं जो इन्हें बनाते हैं और इनमें से सिर्फ 46% ब्रांड्स ही दवाओं को मंजूरी देने वाली केंद्रीय एजेंसी से मान्यता प्राप्त है। कई ब्रांड्स को केंद्रीय एजेंसी से मंजूरी नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद वो राज्यों से मार्केटिंग लाइसेंस ले लेते हैं। यानी जब केंद्र से मंजूरी नहीं मिली तो राज्य सरकारों से मंजूरी ले लेते हैं और अपनी दवाएं बेचने लगते हैं। इसी तरह केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच इस भ्रम की वजह से दवा कंपनियां इसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। जैसे हमने आपको बताया, अगर किसी दवा को केंद्र से मंजूरी नहीं मिली तो राज्य सरकार से ले ली और अपनी दवा बेचनी शुरू कर दी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि वर्ष 2019 से पहले, यानी कोरोना से पहले, देश के ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल मरीजों को जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं लिख रहे थे। जाहिर है कोविड के दौरान यह समस्या और ज्यादा बढ़ गई और हमारे देश में भी लोगों को ये हमेशा चिंता रहती है और वो ये चाहते हैं कि दवाई का असर T20 मैच की तरह होना चाहिए, अभी खाओ और 3 घंटे में ठीक हो जाओ। और हमारे देश के लोगों की एक और समस्या है, वो डॉक्टरों को भी उसी हिसाब से आंकते हैं। डॉक्टर ने अगर उन्हें कोई दवाई दी है और आप तुरंत उस दवाई से 1 दिन में ठीक हो जाएं तो आपको वो डॉक्टर अच्छा लगता है, और अगर किसी डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी और आपको 3-4 दिन लग जाए ठीक होने में तो आप कहते हैं कि ये डॉक्टर ही बेकार है। इसलिए डॉक्टर भी उस दवाओं में एंटीबायोटिक दवाएं पहले दिन ही दे देते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं को बार बार लेने से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए जरा सी बीमारी होते ही हुए लोग बिना डॉक्टर की सलाह के लिए भी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। नाम तो आजकल सबको पता ही होते हैं, गूगल सर्च कर लेते हैं। और हमारे देश में रिश्तेदार और दोस्त भी ऐसे होते हैं, आप जब बीमार होंगे तो आपके रिश्तेदार और दोस्त सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये दवा ले लीजिए, ये दवा ले लीजिए, हम ये दवा लेकर ठीक हुए थे, और आप बिना डॉक्टर के ही रिश्तेदार और दोस्तों के कहने पर दवाइयां मंगवा लेते हैं। लेकिन लंबे समय तक बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से बैक्टीरियाज रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिससे
उन बैक्टीरियाज पर एंटीबायोटिक दवा का असर होना कम हो जाता है। इसे मेडिकल साइंस में एक गंभीर स्थिति माना जाता है। इसके अलावा ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से पेट की बीमारियां हो सकती हैं, शरीर के किसी हिस्से में एलर्जी भी हो सकती है। एंटीबायोटिक के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें लिखा था 12 ऐसे सुपर बैक्टीरियाज की पहचान की गई थी जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, और इन बैक्टीरियाज पर मौजूदा एंटीबायोटिक दवाएं अब असर नहीं कर रही है। इन सुपर बैक्टीरियाज की वजह से खून में जानलेवा संक्रमण हो सकता है और लाइलाज निमोनिया भी हो सकता है, जिससे मरीज की मौत भी हो जाती है। पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज वर्ष 1928 में हुई थी। इसके बाद अलग अलग श्रेणियों में एंटीबायोटिक्स की खोज की गई। 1980 के दशक के अंत में आखिरी बार एंटीबायोटिक्स की एकदम ओरिजिनल क्लास की खोज हुई थी, और इसके बाद से वैज्ञानिक एंटीबायोटिक दवाओं की कोई नई ओरिजिनल क्लास खोज नहीं पाए हैं। इसलिए पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक्स का क्षेत्र में सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इस समय जरूरत है। फिलहाल वैज्ञानिक अपना काम तो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको सावधानी नहीं छोड़नी है। अपने डॉक्टर से सलाह लिए बगैर आपको कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। आमतौर पर डॉक्टरों की सलाह यही रहती है कि एंटीबायोटिक दवाओं का 5 दिन का कोर्स जब आप करते हैं तो 1 साल में 3 से 4 बार से ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स होता है वो अक्सर 5 दिन का ही होता है, और डॉक्टर ये कहते हैं कि 1 साल के अंदर आपको इस तरह के 3 से 4 कोर्स से ज्यादा नहीं लेने चाहिए, और ये भी सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर ही लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेकर ही आपको अब आगे से इस तरह की दवाई लेनी है। ये हमारा आज के विश्लेषण का सार है। जिस तरह आप कोई सामान खरीदने से पहले उस पर लगे प्राइस टैग को देखते हैं और खरीदारी के दौरान उसके बाद अपनी जेब को टटोलते हैं, जेब का ख्याल रखते हैं, आपने भी देखा होगा कि जब भी आप बाहर कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं आप प्राइस टैग देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपकी जेब में कितना पैसा है, उस हिसाब से आप फैसला लेते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं। आप बाजार जाते हैं, आपको गाड़ी लेनी है, आप 5 लाख की गाड़ी लेंगे, 50 लाख की गाड़ी लेंगे, 25 लाख की गाड़ी लेंगे, ये सब आप जानते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी जेब में, आपके बैंक में कितना पैसा है। उस हिसाब से आप अपना फैसला लेते हैं। और कोई भी सामान आप जब खरीदते हैं, गाड़ी खरीदें, घर खरीदें, कपड़ा खरीदें, जूता खरीदें, टीवी खरीदें, फोन खरीदें, आप अपनी जेब का ध्यान रख के ही खरीदते हैं। लेकिन जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं या बाहर जब खाना खाने के लिए जाते हैं, क्या आप तब भी अपने पेट का उसी तरह ख्याल रखते हैं जैसे आप अपनी जेब का ख्याल रखते हैं? क्या उसी तरह आप जब समोसा खाने के लिए जाते हैं, जलेबी खाने के लिए जाते हैं, तो क्या पहले आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं? क्या आप अपने पेट से ये चेक कर लेते हैं कि उसे इनमें से क्या खाना सही रहेगा या क्या खाना गलत रहेगा? और क्या कभी आप ये चेक करते हैं प्राइस टैग की तरह कि इस खाने में कितनी कैलोरीज हैं? आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते होंगे। खाना खाते होंगे, कुछ भी खाते होंगे, लेकिन ये चेक नहीं करते होंगे कि इसका कैलोरी टैग क्या है। यानी इसके जैसे किसी भी सामान का दाम होता है, ऐसे ही हर खाने की कैलोरी का एक काउंट होता है। भारत सरकार की संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत सारे बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स को अपने मेन्यू कार्ड में अब हर डिश के सामने यह लिखना होगा कि उस डिश में कितनी कैलोरीज हैं। यानी जैसे आजकल अभी आप मेन्यू कार्ड में हर डिश के सामने उसकी कीमत लिखी होती है, ठीक वैसे ही कीमत के साथ साथ यह भी लिखा जाएगा कि उस डिश में कितनी कैलोरीज है। अभी तक आप जब कोई डिश लेते हैं तो आप उसका दाम देखते हैं कि इसमें से कौन सी सस्ती है, कौन सी महंगी है, आपके जेब को कौन सी ठीक लगती है, आपके पास कितना पैसा है। अब इसके साथ में कैलोरी काउंट भी होगा और आपको यह देखना होगा कि आपकी जेब के साथ साथ आपके पेट के लिए क्या सही है। इसे लेकर पहला नोटिफिकेशन 21 अगस्त 2020 को किया गया था, जिसमें यह लिखा था कि देश में ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स जिनके पास फूड सर्विस का सेंट्रल लाइसेंस है या जिनके 10 या उससे ज्यादा जगहों पर आउटलेट्स हैं या ब्रांचेज हैं, ऐसे सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स को अब इस नियम का पालन करना होगा और यह व्यवस्था 1 जनवरी 2022 तक लागू हो जानी चाहिए। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बावजूद आज भी ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में इस नियम का पालन नहीं हो रहा, जिसके बाद सरकार ने 1 जुलाई तक इस पर अमल करने के लिए कहा है।
और जब ये डेडलाइन भी निकल गई तो अब ये कहा गया है कि उन सभी रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे जो आपको मेन्यू कार्ड में ये लिखकर नहीं बता रहे कि किस डिश में कितनी कैलोरीज है। ये नियम बहुत सरल है क्योंकि इसमें रेस्टोरेंट मालिकों को सिर्फ ये बताना है कि वो अपने ग्राहकों को जो खाना दे रहे हैं उनमें कितनी कैलोरीज है। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स इस पर अमल करने से बच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर लोग कैलोरीज देखकर खाना खाने लगे या अगर उन्होंने लोगों को बता दिया कि किस खाने में कितनी कैलोरीज हैं तो लोग वो खाना उस डिश को खाना कम कर देंगे। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और उसके मेन्यू कार्ड पर आपको यह लिखा हुआ मिल जाए कि हर व्यक्ति को दिन में औसतन 2000 डाइटरी कैलोरीज की ही आवश्यकता है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? आप कुछ भी ऑर्डर करने से पहले यह जरूर देखेंगे कि कहीं आप इससे ज्यादा कैलोरीज का खाना तो नहीं खा रहे जिससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। यानी आप कम और संतुलित खाना खाएंगे और जब आप ऐसा करेंगे तो रेस्टोरेंट्स की और होटल्स की कमाई कम हो जाएगी क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा खाएं, ज्यादा से ज्यादा ऐसी डिश खाएं जिनमें खूब कैलोरीज हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसी डिश खाएं जो बहुत महंगी है। फिलहाल मेन्यू कार्ड पर किसी भी डिश के सामने कैलोरीज काउंट नहीं लिखा होता जिसकी वजह से आप पहले खाना खाते हैं, फिर बाद में मीठा भी खाते हैं, स्वीट डिश भी खाते हैं, रसगुल्ला मंगाते हैं, गुलाब जामुन मंगाते हैं, आइसक्रीम मंगाते हैं और इस दौरान आपको लगता है कि खाने के बाद अगर 2 रसगुल्ले 2 रसमलाई खा भी ली, आइसक्रीम खा भी ली तो आखिर क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन सच यह है कि एक छोटे वाले रसगुल्ले में 125 कैलोरीज होती है। इसी तरह एक रसमलाई के पीस में 350 कैलोरीज होती है। लेकिन सोचिए क्या आप इन्हें खाते समय इनके बारे में एक बार भी सोचते हैं? आपको यह तो पता होता है कि एक गुलाब जामुन कितने का है लेकिन यह नहीं पता होता कि कितनी कैलोरीज का है और यही जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है और यह खाने का गणित है जिसे आज आपको समझना चाहिए। अगर आप बाहर जाते हैं और डिक्लेरेशंस हो या मेन्यू के ऊपर लिखा हो कि कोई आप डिश ऑर्डर करेंगे तो उसमें कितनी कैलोरीज है या क्या एलर्जेंस है, तो आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस जिसको हम कहते हैं आप सोच समझ के उस खाने का ऑर्डर करेंगे। तो इस रेगुलेशन को और जो ये हम लेके आए हैं इसके पीछे मंशा यही थी कि एक कोई भी कंज्यूमर होगा उसके पास ये एक इन्फॉर्म्ड चॉइस रहे। बहुत सारों ने तो ये अपना अडॉप्ट कर लिया है, कुछ हैं जिन्होंने हमसे समय मांगा है क्योंकि हो सकता है उनके निजी लेवल पे उनको कोई इश्यूज हैं, बट वो हमको लिखित में दे रहे हैं, हम उनको कुछ समय दे रहे हैं। जो हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उनके फिर हमने लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो एक बहुत अच्छी पहल है हमारी वो सक्सेसफुल हो और नेचुरली जो इसको नहीं मानेंगे या जो नहीं करेंगे फिर उनके अगेंस्ट हम अपने FSS एक्ट के हिसाब से एक्शन लेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि आजकल जितने भी कस्टमर्स हैं और जितने भी हैं उनको चाहिए कि पता चलना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं क्योंकि बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं सारे। और मेरे जैसा अगर इंसान है तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो हमने ब्रेड्स में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड्स में सब लिखा हुआ है एंड हम अब देख रहे हैं धीरे धीरे अब जो खाने का सामान है उस पर भी हम लिखना चाहते हैं कि कितनी कैलोरीज है, कितना ये है हमारा। बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि हमारे देश के लोग खरीदारी से पहले अपनी जेब का तो ध्यान रखते हैं लेकिन खाने से पहले आप अपने शरीर और अपने पेट का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। क्या आप जानते हैं कि 25 ग्राम की एक छोटी सी चॉकलेट में 140 कैलोरीज होती हैं? चीज और टमाटर वाले एक पिज्जा के सिर्फ एक स्लाइस में 200 कैलोरीज होती हैं। और एक कप चाय में, कभी आपने सोचा है, आप चाय तो पीते ही होंगे और दिन में कई कप चाय पी जाते होंगे, एक कप चाय में 30 कैलोरीज होती है। एक कप चावल में 170 कैलोरीज, एक पराठे में 150 कैलोरीज। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि पराठे के ऊपर आपने कितना मक्खन और घी डाला है। आप कई बार ये भी कहते होंगे कि मैं मसाला डोसा की बजाय प्लेन डोसा खा लेता हूं क्योंकि प्लेन डोसे में कम कैलोरीज होंगी। तो प्लेन डोसे में 133 कैलोरीज होती हैं और एक समोसे में 262 कैलोरीज होती हैं। अगर आपने दिन में 2 समोसे खा लिए तो इसका मतलब है कि आपको दिन भर में जितनी कैलोरीज चाहिए उसका 24% अकेले समोसे से आ गया। अब आप कह सकते हैं कि समोसा या भेलपूरी जैसी चीजें उस टाइम बॉम्ब की तरह होती हैं जो आपके शरीर में टिक टिक करते रहते हैं। ये जो जितनी आप चाट खाते हैं, जितनी टिक्कियां खाते हैं आलू की, ये सब एक टाइम बॉम्ब की तरह आपके पेट में जाती है। जब कोई व्यक्ति 1000 स्टेप्स चलता है तो इस दौरान वो 30 से 40 कैलोरीज ही बर्न कर पाता है।
यानी उन्हें जलाकर अपने शरीर से बाहर निकाल पाता है। और इस हिसाब से देखें तो 10,000 स्टेप्स चलने के बाद भी आप केवल 300 से 400 कैलोरीज ही बर्न कर पाते हैं, जबकि बहुत सारे लोग एक समय में ही 500 कैलोरीज के 2 समोसे 500 कैलोरीज वाले 2 समोसे खा लेते हैं। अब आप सोचिए इन 2 समोसे के कैलोरीज को निकालने में आपको कितना समय लगेगा। इसके अलावा जो लोग ये सोचते हैं कि वो 1 कप चाय ही तो पी रहे हैं या उन्होंने एक प्लेन डोसा ही तो खाया है, तो वो ये नहीं जानते कि इनमें भी कितनी कैलोरीज होती हैं। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि जब चाय भी आप पिएं तो सोच समझकर गिन कर पिएं। और ये जो कैलोरीज आपके अंदर जा रही हैं, इन्हें जलाने में आपके पसीने छूट जाएंगे। आज हमने आपके लिए खाने की एक थाली तैयार की है, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। आजकल अभी खाने में एक प्लेट में क्या क्या होता है आप देखिए। 1 कप चावल, 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, रायता और कई बार सैलेड भी होता है। और जब आप मीठा खाते हैं तो उसमें कई बार आप रसगुल्ला खा लेते हैं या आइसक्रीम खा लेते हैं। ये वो थाली है जो आप अक्सर जब भी बाहर जाते हैं या कहीं भी खाना खाते हैं तो इस तरह की थाली ही खाते होंगे। अगर हम इन सभी चीजों में मौजूद कैलोरीज को जोड़ लें तो ये सब मिलाकर होती हैं 858 किलो कैलोरीज। अब खुद सोचिए, आपको दिन भर में 2000 किलो कैलोरीज खानी है और आप एक समय में ही लगभग 1000 कैलोरीज का खाना खा रहे हैं। भारत में औसतन एक व्यक्ति दिन भर में 2200 कैलोरीज लेता है औसतन। शहरों में यह आंकड़ा 2169 कैलोरीज है, गांव में 2214 कैलोरीज है। और इस मामले में हम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से काफी अच्छी स्थिति में हैं। अमेरिका में औसतन एक व्यक्ति दिन भर में 3600 कैलोरीज का खाना खा जाता है, जबकि WHO और दूसरी संस्थाएं मानती हैं कि हर व्यक्ति को दिन में 2000 से 2500 की कैलोरीज वाला खाना ही खाना चाहिए। 2500 से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। और यही वजह है कि अमेरिका और इंग्लैंड समेत कई यूरोपीय देशों में अब मेन्यू कार्ड पर कैलोरीज लिखना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि वहां बच्चों में भी मोटापे की समस्या देखी जा रही है। इंग्लैंड में ऐसे सभी रेस्टोरेंट्स, कैफेज और होटल्स के मेन्यू कार्ड में खाने की डिश के सामने कैलोरीज लिखना जरूरी है, जहां 250 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इंग्लैंड की 2/3 आबादी यानी 63% लोग इस समय ओवरवेट है। और इसी तरह के नियम अमेरिका में भी हैं। अमेरिका में ऐसे सभी रेस्टोरेंट्स जिनके 20 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, उनके लिए मेन्यू कार्ड पर कैलोरीज लिखना जरूरी है। आप अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते होंगे कि बिना परिश्रम किए या बिना काम किए पैसा नहीं कमाया जाता, इसलिए परिश्रमी बनिए, मेहनत कीजिए। लेकिन आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में आपकी मुलाकात जापान के एक ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जिसका एक ही काम है और वो है कुछ ना करना। वो कुछ नहीं करता और बिना काम किए ही पैसे कमाता है। जापान की राजधानी टोक्यो में रहने वाले इस व्यक्ति का नाम है शोजी मोरीमोतो। उसकी उम्र सिर्फ 38 वर्ष है। यह व्यक्ति एक ऐसी नौकरी करता है जिसे पाने का सपना आप में से भी बहुत सारे लोग देखते हो। और इस खबर को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि काश ये काम, ये नौकरी आपको मिल जाए। असल में इस व्यक्ति का काम है पैसा लेकर लोगों को अपनी कंपनी देना, यानी लोगों का साथ देना, लोगों का टाइम पास करना। यानी लोग इस व्यक्ति को पैसा देकर उसका कुछ समय के लिए साथ खरीद लेते हैं, उसकी कंपनी खरीद लेते हैं। ये उनके साथ कुछ समय के लिए रहता है, कुछ घंटों के लिए। और इस दौरान इस व्यक्ति की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि ये आपके साथ रहेगा। आप चाय पी रहे हैं तो आपके साथ बैठकर चाय पी लेगा, आप कहीं जा रहे हैं तो आपके साथ चला जाएगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति इतना अकेला था कि उसे पार्क में झूला झूलने के लिए कोई साथी नहीं मिल रहा था, तो उसने 38 साल के शोजी मोरीमोतो से संपर्क किया और उसे उसकी फीस देकर वो पार्क में ले गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उसके साथ झूला झूल पाए। इसी तरह एक बार एक व्यक्ति ट्रेन से किसी दूसरी जगह जा रहा था और वो चाहता था, वो व्यक्ति अकेलेपन का शिकार था और वो चाहता था कि जब वो ट्रेन से रवाना हो तो स्टेशन पर कोई व्यक्ति उसे विदा करने के लिए आए। जिसके बाद इस व्यक्ति ने मोरीमोतो से बात की और उसे पैसा देकर स्टेशन बुला लिया ताकि ट्रेन से जाते समय मोरीमोतो उसे अलविदा कह सके, बाय कह सके। इसी चीज के पैसे ले लिए। इसके अलावा पिछले हफ्ते एक महिला भारतीय अंदाज में साड़ी पहनकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ साड़ी पहनकर बाहर जाएगी तो शायद उसका मजाक उड़ाया जाएगा। कॉन्फिडेंट नहीं थी और उसे लगा उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाएंगे। जिसके बाद उसने इस व्यक्ति के साथ साड़ी पहनकर बाहर जाने का फैसला किया, इसे संपर्क किया और कहा कि मुझे साड़ी पहनकर बाहर जाना है, आप सिर्फ मेरे साथ चलिए।
यानी आप देखेंगे तो इस दौरान इस व्यक्ति ने किया कुछ नहीं, उसने बस अपना साथ इन लोगों को बेचा, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई होती है। यहां आप देखिए, ये महिला जो है, ये जापान की महिला है, साड़ी पहनकर ये बाहर आई है। इसे डर है कि लोग इसका मजाक उड़ाएंगे और इसलिए ये इस व्यक्ति को अपने साथ लेकर आई है। और इस व्यक्ति को करना कुछ नहीं है, ये उसके सामने बैठकर चाय कॉफी पिएगा या उसके साथ शायद खाना भी खा लेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और इसी चीज का पैसा लेगा। यह व्यक्ति अब तक ऐसे कुल मिलाकर 4000 सेशंस कर चुका है और हर सेशन के लिए उसे 10,000 येन यानी भारतीय रुपयों में लगभग 5,500 रुपए मिलते हैं। और बड़ी बात यह है कि हर दिन वो कम से कम ऐसे 2 सेशन तो कर ही लेता है, यानी लगभग भारतीय रुपयों में उसकी एक दिन की कमाई हुई 11,000 रुपए और महीने की कमाई हुई लगभग 3,30,000 रुपए बिना कुछ किए। सोचिए, इस व्यक्ति के लिए काम नहीं करना भी एक काम है और वो इससे पैसा कमा रहा है और अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान भी रख रहा है, अपने परिवार का भी ध्यान रखता है। हालांकि इसका यह भी कहना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें करने के लिए वो बिल्कुल मना कर देता, तैयार ही नहीं होता। जैसे एक बार एक व्यक्ति अपने घर का रेफ्रिजरेटर खिसकाने के लिए उसे अपने घर पर बुलाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से इसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इसके उसूल है, सिद्धांत है कि ये काम नहीं करता, तो ये काम करने के लिए नहीं जाएगा। इसी तरह एक और शख्स ने उसे अपने साथ कंबोडिया चलने का प्रस्ताव दिया कि मेरे साथ कंबोडिया चलो। उसे भी इसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसे लगता है कि कंबोडिया में आना जाना बड़ा मशक्कत का काम है, कौन कंबोडिया जाएगा, इसलिए मना कर दिया। अब शोजी मोरिमोतो नाम का यह व्यक्ति जापान में बहुत लोकप्रिय है। ट्विटर पर इसके 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और फिलहाल ज्यादातर लोग भी सोशल मीडिया के जरिए ही उससे संपर्क करते हैं। इनमें से एक व्यक्ति तो ऐसा भी है जो इस व्यक्ति के साथ 270 बार इसे अपने साथ ले जा चुका है, यानी एक व्यक्ति ने इसे 270 इसके साथ सेशंस किए हैं। इस व्यक्ति की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुछ वर्ष पहले तक वो एक पब्लिकेशन कंपनी में काम करता था, जहां उसका मैनेजर और उसके साथ काम करने वाले लोग इसे कुछ काम नहीं करने के लिए अक्सर ताने मारते थे, या ये कह लीजिए इसे कामचोर कहते थे ये कोई काम ही नहीं करता, यानी कोई काम नहीं करना इस व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन उसने अपनी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और आज वो एक ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसे कोई काम नहीं करना। इस खबर से यह भी पता चलता है कि उपयोगिता की कोई परिभाषा नहीं होती और कई बार कुछ नहीं करना भी ठीक होता है। हालांकि इस खबर का एक दूसरा पहलू यह है कि जापान के लोग अब इतने अकेले हो चुके हैं, अकेलेपन के इतने शिकार हो चुके हैं कि वहां किसी भी व्यक्ति का साथ लेने के लिए उसे अब किराए पर लेना पड़ता है। यानी आप इतने अकेले हो चुके हैं कि बात करने के लिए भी आपको किसी को किराए पर लेना पड़ता है। जापान को बूढ़ों का देश कहा जाता है। जापान की जो आबादी है लगभग 12.5 करोड़ है, जिसमें से 3 करोड़ 80 लाख लोगों की उम्र 65 वर्ष से ज्यादा है और इस वजह से वहां लोग अकेलेपन का शिकार है और जिससे निपटने के लिए जापान में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस भी बनाई गई है, यानी अकेलेपन का वहां पर एक अलग मंत्रालय है, एक अलग मंत्री है। इसके अलावा जापान में शोजी मोरिमोतो जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोगों का अकेलापन दूर करने और उनका साथ देने के लिए पैसा कमाते हैं। जैसे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक महिला ने वहां रोने के लिए खास तौर पर एक व्यक्ति को पैसा देकर अपने घर बुलाया ताकि वो उस व्यक्ति के साथ अपना दुख बांट सके। यानी दुख बांटने के भी वहां पर पैसे हैं, दुख बांटने का भी एक प्राइस टैग है, चाय कॉफी पीने का एक प्राइस टैग है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको अलविदा कहने के लिए आए, उसकी एक कीमत है। तो सोचिए, ये एक नई परंपरा और एक नई चीज है। आज का इतिहास, वर्ष 1896 में आज पहली सफल हार्ट सर्जरी हुई थी। यह सर्जरी जर्मन सर्जन डॉक्टर लडविग रेन ने की थी। 22 साल के मरीज को उसके सीने में चाकू लगा था, जिससे उसका हार्ट डैमेज हो गया था और सर्जरी के दौरान इस मरीज के दिल में 3 टांके लगाए गए थे। जर्मनी ने वर्ष 1940 में आज लंदन के खिलाफ अपने ब्लिट्स अभियान की शुरुआत की थी। यहां जर्मन शब्द ब्लिट्स का मतलब है अचानक बहुत बड़े पैमाने पर किया गया हमला, और इस हमले के तहत 300 जर्मन बॉम्बर्स ने लंदन पर लगातार 57 रातों तक जबरदस्त बमबारी की। इस बमबारी की वजह से 40,000 लोग मारे गए थे और 10 लाख से ज्यादा घर नष्ट हो गए थे। वर्ष 1927 में आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक फिलो टेलर फार्न्सवर्थ ने पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम बनाया था। उन्हें खास तौर पर अपने इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कैमरा ट्यूब के लिए जाना जाता है। फार्न्सवर्थ के नाम पर लगभग 165 पेटेंट्स थे, जिनमें ज्यादातर रेडियो और टेलीविजन के बारे में थे।
1923 में आज ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। 1822 में आज ब्राजील को पुर्तगाल से आजादी मिली थी। हालांकि यह भी एक विरोधाभास है कि फुटबॉल की दुनिया में ब्राजील का साम्राज्य पुर्तगाल के मुकाबले बहुत बड़ा है। और आखिर में आपके लिए क्वीन एलिजाबेथ प्रथम का एक कथन, जिनका आज जन्मदिन है। उन्होंने एक बार कहा था, किसी अज्ञानी व्यक्ति को पीतल की चमक भी सोने का धोखा दे सकती है, लेकिन जिसे धातुओं का ज्ञान है वो सोने और पीतल का फर्क तुरंत पहचान लेता है। इसलिए ज्ञान सबसे कीमती होता है।